नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन में विदेशी निवेश कंपनियों की संख्या 24,000 के पार। सिंचांग में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी। कोस्टा रिका में कोरल रीफ्स को बचाने की जद्दोजहद। अब समाचार विस्तार से। चीन में इस साल के पहले 5 महीनों में 24,018 नई विदेशी कंपनियां खुली हैं। पिछले साल के मुकाबले ये 10.4% ज्यादा है। ये जानकारी चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने दी है। हालांकि इस दौरान चीन में कुल विदेशी निवेश 13.2% घटकर 358.19 अरब युआन रहा। इसमें से 91.52 अरब युआन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 259.64 अरब युआन सर्विस सेक्टर में लगा है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान साउथ ईस्ट एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के मेंबर देशों से निवेश 20.5% बढ़ा है। वहीं जापान से 70.2%, ब्रिटेन से 60.9%, दक्षिण कोरिया से 10.3% और जर्मनी से 7.1% निवेश बढ़ा है, जो दिखाता है कि कुछ देशों का भरोसा चीन में बढ़ा है। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत यूनान की राजधानी खुनमिंग में नोवा चीन दक्षिण एशिया एक्सपो का आयोजन हुआ। ये एक्सपो चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने का एक बड़ा मंच बन गया है। इस साल का ये आयोजन 19 से 24 जून तक साझा विकास के लिए एकजुटता और समन्वय थीम पर रहा, जिसमें भारत समेत 54 देशों और क्षेत्रों की 1,400 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस बार श्रीलंका थीम कंट्री रहा, जबकि थाईलैंड स्पेशल पार्टनर नेशन रहा। दरअसल चाइना और दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल के एक्सपो में 11 खास पैविलियन बनाए गए हैं, जिनमें ग्रीन एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिशनल चाइनीज दवा और कॉफी उद्योग पर फोकस किया गया। चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में आजकल टूरिस्ट की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं और शानदार अनुभव मिल रहे हैं, जिससे टूरिज्म सेक्टर को काफी फायदा हो रहा है। इली नदी घाटी में स्थित सिंचांग का कालाजुन घास का मैदान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ रोजाना 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वे सिर्फ सुंदर नज़ारों का मजा ही नहीं लेते, बल्कि रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइनिंग जैसी एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं। 1 जून को सिंचांग का डूकू हाईवे फिर से खुल गया है और तब से रोजाना 35,000 से ज्यादा गाड़ियां इससे गुजर रही हैं। डूकू हाईवे की खासियत यह है कि ये आपको एक ही दिन में चारों मौसम का अनुभव कराता है। चीन में आजकल गर्मियों की बुवाई और खेतों का काम जोरों पर है। किसान अपने फसल की पैदावार बढ़ाने और काम को आसान बनाने के लिए नए नए कृषि टेक्नोलॉजी और मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत शांशी में स्थानीय प्रशासन ड्रिप इरिगेशन टेप बिछाने और एक साथ सटीक बुवाई करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि आने वाली शरद ऋतु में अनाज की बम्पर पैदावार हो सके। शांशी के सबसे बड़े अनाज उत्पादक क्षेत्र वेइनान सिटी में इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर प्लांटर्स ने किसानों के लिए मकई की बुवाई को बहुत आसान बना दिया है। स्थानीय कृषि विभाग ने वैज्ञानिक, मानकीकृत और तर्क संगत गर्मी की बुवाई को बढ़ावा देने के लिए 1,900 से ज्यादा प्लांटर्स भेजे हैं। मकई की बुवाई पूरी होने के बाद काउंटी में सोयाबीन की बुवाई और स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का काम चल रहा है और जून के अंत तक इसके पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद है। कनाडा के वैंकूवर में फिल्म इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है। इसकी वजह है वहाँ की लोकल अथॉरिटीज की तरफ से मिलने वाली कई तरह की सब्सिडी और सपोर्टिव पॉलिसीज। वैंकूवर का एक छोटा सा शहर स्टीवस्टन मशहूर फिल्मों और टीवी शो जैसे वंस अपॉन अ टाइम और द ट्विलाइट जोन की शूटिंग लोकेशन के तौर पर काफी फेमस हो गया है। फिल्म प्रोड्यूसर एड्रियन बॉटसन ने बताया कि कनाडाई सरकार फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए काफी इंसेंटिव दे रही है, जिसमें सब्सिडी, टैक्स क्रेडिट और टेक्नोलॉजी में निवेश शामिल है, जिससे फिल्म बनाने का काम ज्यादा इफेक्टिव होता है। कोस्टा रिका के कैनो आइलैंड के पास कोरल रीफ्स पर संकट मंडरा रहा है। पिछले कुछ सालों में पानी का तापमान इतना बढ़ गया है कि 80% कोरल ब्लीच हो चुके हैं और 50% से ज्यादा खत्म भी हो चुके हैं। इनोसेना नाम की एक संस्था वहां कोरल रीफ्स को बचाने के लिए काम कर रही है। उनके एक्सपर्ट्स हर महीने जाकर कोरल्स को मॉनिटर करते हैं, टैग लगाते हैं और नोट करते हैं कि
कौन से कोरल्स बचे हैं और कौन से मर चुके हैं। रिसर्चर्स अब इन्हें तैयार कर वापस समुद्र में लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरी कोरल प्रजातियां भी दोबारा पनप सकें। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। पिछले 40 सालों में चाइना ने जिस तरह अपने गांवों को स्मार्ट शहरों में बदला है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी सिर्फ इमारतें खड़ी करने या सड़कें चौड़ी करने की नहीं, बल्कि एक पूरे देश की सोच, नीति और मेहनत की है जिसने ग्रामीण इलाकों को तकनीक और तरक्की का केंद्र बना दिया। आइए इस सफर को समझते हैं कि कैसे चाइना ने ये कमाल किया और इसके पीछे क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं 1970 के दशक के अंत की, जब तंग शाओपिंग ने चाइना की बागडोर संभाली। उस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती पर टिकी थी। गांवों में लोग साधारण जिंदगी जीते थे। बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी कई जगहों पर नहीं थी। तंग ने देखा कि अगर चाइना को दुनिया में आगे बढ़ना है तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना होगा। यहीं से शुरू हुआ सुधार और खुलेपन का दौर। तंग ने खास आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जैसे सनचन, जो उस वक्त एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। आज सनचन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कभी एक साधारण गांव था। गगनचुंबी इमारतें, टेक्नोलॉजी हब और दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक, ये सब उस नीति का नतीजा है जिसने गांवों को शहरों में बदलने की नींव रखी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। चाइना ने अपने ग्रामीण इलाकों को स्मार्ट बनाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति अपनाई। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया। सड़कें, रेलवे और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं गांवों तक पहुंचाई गई। उदाहरण के लिए आज चाइना के 98% से ज़्यादा गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इंटरनेट ने न सिर्फ लोगों को दुनिया से जोड़ा, बल्कि ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल सेवाओं का रास्ता भी खोला। गांवों में लोग अब ई-कॉमर्स के जरिए अपने उत्पाद जैसे फल, सब्जियां या हस्तशिल्प सीधे शहरों और विदेशों में बेच सकते हैं। अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट दिया, जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। चाइना की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2010 के दशक से चाइना ने सैकड़ों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए। इन शहरों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर स्तर पर किया गया। मिसाल के तौर पर पेचिंग, नानचिंग जैसे शहरों में स्मार्ट कार्ड सिस्टम लागू किया गया, जो एक ही कार्ड से बस, ट्रेन, बिजली बिल और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को जोड़ता है। यही नहीं, कई शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है जो रियल टाइम डेटा के जरिए जाम को कम करते हैं। स्मार्ट शहरों में सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बसें और जीपीएस से लैस सार्वजनिक परिवहन आम बात हो गई है। ये सब सुनियोजित नीतियों का नतीजा है, जिसमें सरकार, निजी कंपनियां और स्थानीय लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये बदलाव बिना चुनौतियों के नहीं आया। गांवों से शहरों में लोगों का पलायन बढ़ा, जिससे शहरीकरण की रफ्तार तो बढ़ी, लेकिन गांवों में मजदूरों की कमी हो गई। साथ ही बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों ने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया। फिर भी चाइना ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कदम उठाए। उदाहरण के लिए हरित ऊर्जा, स्मार्ट रिसाइकलिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया। चाइना की इस कामयाबी का एक बड़ा कारण उसकी सरकार की दीर्घकालिक सोच है। जहां कई देशों में नीतियां हर 5 साल में बदल जाती हैं, वहीं चाइना ने 20-30 साल की योजनाएं बनाई। इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया। गांवों में स्कूल और अस्पताल बनाए गए ताकि लोग शहरों में पलायन करने के बजाय अपने इलाकों में ही बेहतर जिंदगी जी सके। आज चाइना की शहरी आबादी 70 करोड़ से ज़्यादा है और साल 2030 तक इसके 100 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। यह आंकड़ा बताता है कि चाइना ने न सिर्फ गांवों को शहरों में बदला, बल्कि लोगों की सोच और जिंदगी को भी आधुनिक बनाया। चाइना की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तरक्की के लिए विजन, मेहनत और तकनीक का सही इस्तेमाल जरूरी है। आज सनचन जैसे शहर दुनिया के इनोवेशन हब्स हैं, जहां स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक का बोलबाला है। ये सब उस छोटे से गांव से शुरू हुआ जो कभी मछुआरों का ठिकाना था। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।